हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और साथ ही हम मेटल और कार्बोनाइल में, कार्बोनाइल एक लिगेंड है जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में CO। तो मेटल और कार्बोनाइल में हम बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे कि उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कलर्स पे, ठीक है। तो देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर किस रीजन से शो करते हैं या कौन कौन सा कलर शो होता है, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको जो चीज़ पता होगी कि जो हमारी आंखें हैं वो सिर्फ विजिबल रीजन में कलर देख पाती है, ठीक है। तो सिर्फ विजिबल जो रीजन है उसमें हमें कलर दिखाई देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजन हो, जैसे माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड रीजन, इनमें हमारी आईज जो है किसी भी कलर को नहीं देख पाती है, हमें हर चीज कलरलेस दिखेगी, ठीक है। तो विजिबल जो रीजन होता है उसकी जो रेंज होती है, वो कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो हम सिर्फ इस रेंज में कलर को देख पाएंगे, तो इसलिए हम डिस्कस भी यहाँ पर आज क्या करेंगे, विजिबल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आप सभी को पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी है। कौन से होते हैं वो 7 कलर? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। जब भी हम वॉयलेट, विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जब भी हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो हमारा जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ, वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की है और सबसे कम जो वेवलेंथ है दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर। और जो एनर्जी है उसका ऑर्डर क्या होगा? एकदम अपोजिट। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो वॉयलेट कलर की और सबसे कम जो है रेड कलर की। इसमें जो हम रिलेशन पढ़ते हैं दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा आपको पता है दैट इज वेवलेंथ। तो E इज HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो जो एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वही हमने अभी बोला कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ये सब तो वो बातें थी जो आपको पता थी। अभी हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें कलर जो होते हैं वो किस रीजन से एब्जॉर्ब, मतलब किस रीजन से वो कलर शो करते हैं। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड होता है वो जब किसी भी एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, if a compound absorbs light of one color then it reflects its complementary color। तो वो उसका complementary color जो है रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जो हमारी आंखों को जो कलर दिखता है वो कलर वो नहीं होता जो उसने एब्जॉर्ब किया है, हमें उसका complementary कलर शो होता है। अब ये complementary कलर कौन से होते हैं, इसके लिए हमें कलर व्हील के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कलर व्हील को समझेंगे। कलर व्हील में क्या होता है, ये हमने एक व्हील बनाया, इस पे आप एक क्रॉस लगा लीजिए और इसको ऐसे डिवाइड करें, ठीक है। इसमें आप लिखिए ये हमारा वॉयलेट विबग्योर का, ये ब्लू, आई को आप छोड़ देना अभी, ठीक है। VBGYOR, ये जो बॉक्स है ये वॉयलेट कलर के लिए है, ये ब्लू कलर के लिए है, ऐसे ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो जो हमारा वो वॉयलेट कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर
कौन सा है, उसके सामने वाला कौन सा है, येलो। तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो गया, येलो। ठीक है, ऐसे ही आपका ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज, रेड का ग्रीन या ग्रीन का रेड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई कंपाउंड ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो आपको जो कलर दिखेगा दैट इज ऑरेंज कलर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी कंपाउंड ने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो आपको कौन सा कलर दिखेगा, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज ऑरेंज कलर। ठीक है, अब रीजन क्या होता है जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में आपने जान लिया। तो क्या होता है, हमने सीएफटी में पढ़ा, हमने सीएफटी में एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा कि जो हमारे डी ऑर्बिटल है, जो हमारे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ये वो ऑर्बिटल है जब वो डीजनरेट है। डीजनरेट मतलब जब एनर्जी उनकी सेम है ना, सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो क्या होता है, ये जो है हमारी लिगेंड की वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है इनकी, इसमें T2G, T2G और EG। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, अगर हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद बना सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, उसने यहां से कोई भी एनर्जी, उसने कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, EG में। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, EG ऑर्बिटल में। ठीक है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए वो वापस आ जाता है, और जब वो वापस आता है बैक तो एक एनर्जी रिलीज करता है, एक एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से हमें इन कंपाउंड्स में कलर शो होते हैं। ठीक है, तो जो रीजन क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई T2G से EG पे। ठीक है, तो हमारा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि भाई इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, ट्रांजिशन। वो भी कहाँ, ये भी डी ऑर्बिटल थी और ये भी डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल की ही स्प्लिटिंग हुई है, ये भी डी है, ये भी डी का पार्ट है। तो हम नाम क्या देंगे इसको, डी डी, डी से डी में, डी से डी में ट्रांजिशन हुआ है तो डी डी ट्रांजिशन। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर शो होते हैं उनका रीजन क्या है, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है कलर शो करते हैं। तो सबसे पहले, अब ये मत बोल देना कि मान लो मैंने आपको कोई एक कंपाउंड दिया, मान लो आपको ये कोई कंपाउंड दिया, ठीक है, तो स्कैंडियम और चार्ज कितना है इस पे, +3 है ना। तो कितने हो गए, स्कैंडियम +3 में डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, D0 है ना, D0। अब अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो ट्रांजिशन कैसे करेगा। तो उसमें मत लिख देना कि कलर शो हो रहा है डी ट्रांजिशन की वजह से। तो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें है, तब हम लिखेंगे कि जो रीजन है कलर का वो क्या है, डी ट्रांजिशन। ओके, तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, टाइटेनियम H2O6, ये हमारा वॉयलेट कलर शो करता है। ये हमारा कैसा कलर शो करता है, वॉयलेट। ठीक है, तो इसका अगर आपसे पूछे कि ये वॉयलेट कलर हमारी आईज को शो हो रहा है तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, अगर वो वॉयलेट कलर शो कर रहा है मतलब उसने एब्जॉर्ब क्या किया है, येलो कलर है ना। तो एब्जॉर्ब क्या किया है, येलो कलर।
इसलिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, या आपको बोल दे कि ये जो कंपाउंड है उसने येलो कलर ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि इस कंपाउंड ने येलो कलर ऑब्जर्व किया, तो बताओ कौन सा कलर का कंपाउंड है ये। ठीक है, तो अगर उसने येलो ऑब्जर्व किया है, एब्जॉर्ब किया है अगर येलो कलर, तो हमें शो कैसा होगा, वॉयलेट कलर। ठीक है, तो हमें वॉयलेट कलर दिखेगा। तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाली चीजें यहाँ पर बता सकते हैं। इस वी के साथ ही यहाँ पे इंडिगो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कलर का रीजन। तो जब भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें जो आप रीजन देंगे वो डी ट्रांजिशन देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन D0 और D10 इन दोनों केस में जो कलर है वो हम डी ट्रांजिशन नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और D10 में ये सारे कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पर हम डी ट्रांजिशन इसका रीजन नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो मोस्टली जब भी D0 और D10 होगा तो वो कैसे होंगे, कलरलेस। क्या होंगे, कलरलेस। अगर कोई कंपाउंड कलर शो करता भी है तो उसका रीजन कुछ और होगा, जैसे कि हमारे पास KMnO4 होता है। ठीक है, KMnO4 जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल। अब देखो, अगर KMnO4 में आप चार्ज निकालने जाओगे, ठीक है, तो K पे कितना, +1, भाई अल्कली मेटल्स है उन पे +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 होता है, हमें पता है। Mn का हमें निकालना है तो +x, O के लिए, एक O के लिए -2, तो 4 O के लिए -8 = 0, है ना। तो ये कितना हो गया, x +7। अब Mn जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज D0, पर फिर भी ये कलरलेस नहीं होता। इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल। उसका रीजन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो मोस्टली तो आपके D0 D10 के केस में आप कलरलेस लिख सकते हैं। कुछ केसेस में होता है जहां पर रीजन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर, उसमें आप डी ट्रांजिशन नहीं लिख सकते, क्योंकि डी ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इधर से इधर आपका क्या हो रहा हो, एक्साइटेड हो रहा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, और D10 में भी वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए कलर पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपसे कलर पूछे या कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है वो आपसे पूछा जाए, या फिर रीजन पूछा जाए कि कलर का रीजन क्या है, तो आप लिख सकते हैं। एक और भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो ये इसकी थी ग्राउंड स्टेट, जो अभी हमने बात की T2G1 EG0, ठीक है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, T2G0 और EG1, कि भाई इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला गया। तो आपको जो ऑप्शन है वो ऐसे भी दे सकता है कि T2G1 और EG0 से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड स्टेट में गया वो ऐसे, तो ऐसे भी आपको ऑप्शन दे सकता है कलर में। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक्साइटेड जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर जो है शो करता है। ठीक है, तो कलर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बॉन्डिंग। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज, जो अभी हम कलर के बारे में पढ़ रहे थे, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ लिगेंड, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड नहीं है तो वो कंपाउंड कैसा शो होगा, कलरलेस। तो कंपाउंड, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर तभी शो करेगा जिसमें लिगेंड होगा, क्योंकि लिगेंड की वजह से ही हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, डी ट्रांजिशन होती है। तो अगर लिगेंड नहीं होगा
तो कलर भी नहीं होगा, हमें कलरलेस लगेगा। जैसे कि मान लो हम बात करें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CuSO4 कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। वही अगर हम बात करें CuSO4 6H2O, मान लो मैंने H2O लिगेंड यहाँ ले लिया, तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, आप सबको पता है। तो जब भी लिगेंड नहीं होगा किसी कंपाउंड में तो वो कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब हम मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आते हैं। यहाँ पर हम होमोलैप्टिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करेंगे। होमोलैप्टिक मतलब जहां एक ही टाइप के लिगेंड हो, और यहाँ पे लिगेंड्स क्या है, CO लिगेंड है, हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल और CO में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है वो हम देखेंगे। मान लो ये आपका कोई मेटल है, ये आपका CO है, C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल की ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपकी हो गई मेटल की ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये आपकी हो गई CO की ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये मान लो CO की फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब भरी हुई ऑर्बिटल्स है, और ये आपकी खाली ऑर्बिटल्स है, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये मेटल की फिल्ड ऑर्बिटल्स है और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो जब भी मेटल और CO में बॉन्डिंग होती है तो कैसे होती है कि जो CO अपनी फिल्ड ऑर्बिटल है यहां से वो लोन पेयर देगा मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में, ठीक है, और क्या बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनी, सिग्मा बॉन्ड डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CO टू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। CO की फील्ड ऑर्बिटल से मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पेयर का डोनेशन बनाती है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो काम हुआ है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है पाई बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड भी होती है। देखो ये जो मेटल की फील्ड ऑर्बिटल थी, अब ये क्या करेगा कि अपनी इस फील्ड ऑर्बिटल से मेटल की इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये कैसी है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ठीक है, वो भी 2p, ठीक है, 2p पाई स्टार। तो जब मेटल अपनी फील्ड d ऑर्बिटल से डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल d ऑर्बिटल टू एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, तो फॉर्मेशन क्या होगी, पाई बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि मेटल की फील्ड d ऑर्बिटल से बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है या एंटी बॉन्डिंग में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड। और आपका जो मेटल और कार्बोनाइल में बॉन्डिंग होती है उसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइप की जो बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है वो ये कि जो मेटल और कार्बन में जो बॉन्ड बनती है, मेटल और कार्बन में जो बॉन्ड बनती है इसकी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि मेटल और कार्बन में जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये बॉन्ड जब भी स्ट्रॉन्ग बनेगी तो ये वाली बॉन्ड मतलब C और O के बीच की बॉन्ड क्या हो जाएगी, अपने आप वीक हो जाएगी। जब भी C इसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग करना चाहेगा, O उसके साथ अपनी बॉन्डिंग कैसे कर लेगा, वीक, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, वीक। और जब भी ये इसके साथ वीक बॉन्ड बनाएगा तो वहां क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि ये कब इसके साथ स्ट्रोंग बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो जब भी मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो, तो इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर पाएगा। और अच्छे से अगर बॉन्डिंग कर पाएगा तो बॉन्ड क्या होगी, स्ट्रोंग। और ये स्ट्रोंग होगी तो ये कैसी होगी, वीक।
तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इस बॉन्ड के बारे में भी पूछ सकता है और इसके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो मेटल और कार्बन में बॉन्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और ये वीक होगी। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये बॉन्ड जो होगी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट, और ये लॉन्ग। शॉर्ट और लॉन्ग से मतलब मान लो कि आपके पास एक इतनी छोटी सी लकड़ी है और एक आपके पास इतनी बड़ी लकड़ी है, तो आप किसको इजीली तोड़ सकते हो? बड़ी वाली को, है ना। मतलब जो बॉन्ड लॉन्ग है, जो बड़ी है, वो कैसी है? वीक बॉन्ड है। तो क्या हुई? लॉन्ग या शॉर्ट भी वो आपको क्वेश्चन में यूज कर सकता है। और कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर मान लो कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स है जिसपे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे किस किस कॉम्प्लेक्स पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड मतलब लंबी सीओ बॉन्ड। अब मेटल और ये हमारा था सी और ओ के बीच की बॉन्ड, तो कह रहा है ये बॉन्ड लॉन्गेस्ट हो। लॉन्ग मतलब जितनी लॉन्ग होगी उतनी वीक हो जाएगी। और ये बॉन्ड अगर वीक है मतलब ये कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग किस केस में होगी? अब देखो, इसमें इस मेटल के ऊपर -2 चार्ज है, इसमें +1 चार्ज है, इस पे 0 है ही नहीं चार्ज, और इसमें -1। तो इसमें तो सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें उससे थोड़े मतलब पॉजिटिव चार्ज से थोड़े ज्यादा है पर 0 है। यहाँ पे उससे भी ज्यादा है मतलब माइनस है। यहाँ पे -2 है मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, तो इनके बीच की बॉन्ड क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग। इस केस में इनके बीच की बॉन्ड क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये क्या हो गई? वीक। वीक मतलब लॉन्ग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट होगी वो किसमें होगी? इसमें। अगर वो आपसे पूछ देता बताओ शॉर्टेस्ट किस केस में, जो CO की बॉन्ड है। अब उसने पूछा क्या है वो भी आपको ध्यान देना, उसने CO के बारे में पूछा है आपसे। यहां पर वो M और O ऐसे भी पूछ सकता था, MO। बताओ MO लॉन्गेस्ट किस में होगी? MO लॉन्गेस्ट मतलब MO जब सॉरी M और C, MC लॉन्गेस्ट मतलब M और C के बीच की बॉन्ड जब लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट मतलब वीक। वीक कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। सबसे कम इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में है? इस केस में, ठीक है। तो अगर MC की बात करें और वीक की बात करें तो देख लेंगे कब मतलब आपको क्वेश्चन देखना है उसने क्या पूछा है, M और C के बारे में पूछा है या C और O के बारे में पूछा है, ठीक है। वीक पूछी है या स्ट्रॉन्ग पूछी है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, नेक्स्ट हमारे कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जैसे जो कि मतलब बनते हैं, उनके हमें स्ट्रक्चर्स देखने हैं। कुछ इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे निकल जो है 4 CO के साथ बॉन्ड बनाता है। एक हमारा कंपाउंड है आयरन का, दैट इज FeCO5। एक हमारा क्रोमियम का है, दैट इज CO6, ठीक है। एक है हमारा कोबाल्ट, CO2 CO8, ठीक है। एक हमारा मैग्नीज के साथ है Mn2 CO10, ठीक है। ये पांचों तो कम से कम आप ध्यान में रखिए, NCERT में भी दिए हुए हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारा NiCO4 है, ठीक है। तो 4 से आपका क्या मतलब है? जब 4 लिगेंड हो तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब M
और टेट्राहेड्रल आप सभी को बनाना आता है। तो यहाँ पे क्या है, निकल है, मेटल लिख दिया है, निकल CO। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है FeCO5, ये भी आप बना लेंगे। Fe, अब CO5 है मतलब TBP, टेट्रागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये कैसे बनती है, 2 एक्सियल बॉन्डिंग और 3 इक्वेटोरियल बॉन्डिंग। ठीक है, 2 एक्सियल बॉन्डिंग थी और 3 क्या होती है इसमें, इक्वेटोरियल बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सियल ये वाली, लॉन्ग वाली, और इक्वेटोरियल ये तीनों। नेक्स्ट है हमारा CrCO6, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल आप सबको पता है कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल आप बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर जिनको आपको ध्यान रखना है क्या है, ये हमारा है कोबाल्ट। इसमें क्या होता है कि 2 कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, दोनों कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड होगी, और इसमें 2 जो CO है वो ब्रिज लिगेंड की तरह काम करेंगे। ठीक है, 2 जो CO है वो क्या है, ब्रिज लिगेंड। ये हमारे ब्रिज मतलब दोनों कोबाल्ट से ये CO जब जुड़ेंगे तो वो क्या हो गए, ब्रिज लिगेंड। और बाकी 3 क्या होंगे, टर्मिनल। ये क्या हो गए, टर्मिनल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ इसमें CO2 CO8 में CO कोबाल्ट और ये CO कार्बोनाइल। ठीक है, इसमें ब्रिज लिगेंड कितने हैं, तो कितने हैं, 2, और टर्मिनल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही जो मैग्नीज का होता है, अच्छा इसमें मेटल में भी एक बॉन्ड होती है ना, ऐसे ही मैग्नीज में भी मेटल में एक बॉन्ड होती है, लेकिन इस केस में ब्रिज लिगेंड्स नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 इधर लगे होते हैं और 5 इधर, CO CO CO। ठीक है, तो इसमें आपके टर्मिनल लिगेंड्स कितने हो गए, 10। ठीक है, Mn2CO10 और ब्रिज लिगेंड 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्रिज लिगेंड और टर्मिनल लिगेंड्स और मेटल के बीच में कितनी बॉन्ड्स है ये आपको इन स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है खत्म होता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे जो हमारा सिस्प्लेटिन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है प्लेटिनियम का, जो कैंसर के लिए यूज होता है, कैंसर थेरेपी में। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो NCERT में दिए हुए हैं, तो आप उनकी एप्लीकेशंस को एक बार रीड कर लेना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।